गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे ही होंगे और मैं बता दूं मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए हुए और आज एक नए सेक्शन के साथ। पिछली क्लास थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने 50C सेक्शन पढ़ा था। 50C सेक्शन जो है वो लगता है सेक्शन 50 कैपिटल C जो लगता है वो रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन के ऊपर लगता है। रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन में अगर आपके द्वारा क्लेम किया गया कंसिडरेशन, सेल कंसिडरेशन एसएससी के द्वारा क्लेम किया गया सेल कंसिडरेशन कम है उस वैल्यू से जिस वैल्यू पर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लगती है, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट स्टैम्प ड्यूटी लगाती है, स्टैम्प ड्यूटी लगाते वक्त आपकी प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू वो मानती है, तो अगर उससे कम है तो उस केस में कैपिटल गेन निकालते वक्त भी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन को ही कंसीडर किया जाएगा, ना कि आपके द्वारा क्लेम किया हुआ। हाँ, अगर आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है 10% तक ही ज़्यादा है, मैं से अगर आपने एसएससी ने सेल कंसिडरेशन 60 लाख रुपए बताया है और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन 62 लाख रुपए है, जबकि 10% जो बैठता है वो 66 लाख बैठता है, तो अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन और सेल कंसिडरेशन में 10% तक का ही वेरिएशन है तो फिर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन को नहीं लिया जाएगा। जो आप क्लेम करते हैं सेल कंसिडरेशन, उसी सेल कंसिडरेशन से कैपिटल गेन निकाला जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके बाद अगर एसएससी कहता है कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन तो बहुत ज़्यादा है, वास्तव में मेरी प्रॉपर्टी इतनी सेल भी नहीं हुई है, तो एसएससी जो है असेसिंग ऑफिसर के सामने रिक्वेस्ट कर सकता है कि इसका वैल्यूएशन ऑफिसर से करा लीजिए और पता कर लीजिए कि वास्तव में इसका सेल कंसिडरेशन क्या होना चाहिए। तो अगर असेसिंग ऑफिसर दो कंडीशन सेटिस्फाइड अगर होंगी कि आप पहले रिक्वेस्ट करेंगे और दूसरी ये कंडीशन कि एसएससी ने उस स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन को किसी अथॉरिटी, किसी कोर्ट, किसी ट्रिब्यूनल में चैलेंज ना किया हो, तो असेसिंग ऑफिसर इनकम टैक्स के जो पैनल पर वैल्यूएशन ऑफिसर होते हैं तो उनसे वैल्यूएशन कराएगा। अब वैल्यूएशन ऑफिसर भी कुछ भी वैल्यू निकाल सकता है। अगर वैल्यूएशन ऑफिसर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू निकालता है जिस पर स्टेट गवर्नमेंट रजिस्ट्री शुल्क वसूल करती हैं, उसे इग्नोर कर दिया जाएगा। लेकिन अगर कम निकालता है तो कम वाली वैल्यू को ही सेल कंसिडरेशन मान लिया जाएगा। तो ये पूरा सेक्शन 50C है। रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी, बिल्डिंग है, दुकान है, लैंड है, इन सब के ऊपर एप्लीकेबल होता है। एक केस और है, अमेंडमेंट है कि मैंने बताया था जैसे डीएलएफ बिल्डर हैं, सुपरटेक बिल्डर हैं, 10-10 साल 15-15 साल की कॉलोनी के बनने में लगते हैं, तो लॉन्चिंग से पहले ही उन्होंने फ्लैट की बुकिंग या अपने जो डुप्लेक्स की बुकिंग है वो स्टार्ट कर दी। 2008 में सपोज कीजिए किसी ने अपनी बुकिंग स्टार्ट करी और 15 लाख रुपए की वैल्यू निकाली, लेकिन 5-6 साल लगेंगे पोजीशन देने में, सुपरटेक को भी या डीएलएफ को भी अपना निर्माण करना है और धीरे धीरे करके कॉलोनी डेवलप करके तब हैंडओवर वो अपने ग्राहक को करेगा, तो उसमें 5-6 साल लग सकते हैं। तो 2015 में सपोज कीजिए वो निर्माण पूरा हो गया और डीएलएफ जो है वो अपने ग्राहक को 2015 में हैंडओवर करना चाह रहा है, तो देखा जाए डीएलएफ वास्तव में जो ट्रांसफ़र कर रहा है फ्लैट, रजिस्ट्री जो कराएगा वो तो 2015 में कराएगा, लेकिन फिर सेक्शन 50C परेशान करेगा। सेक्शन 50C ये कहता है जिस दिन ट्रांसफ़र होगा उस दिन की जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन होगी उसे हम सेल कंसिडरेशन मानेंगे। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम यहाँ आती है कि 2008 में जब ग्राहक ने बुक कराया था 15 लाख में बुक कराया था, 7 साल बाद आप रजिस्ट्री कर रहे हैं, 7 साल बाद उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ गई, मार्केट वैल्यू बढ़ गई तो रजिस्ट्री जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू वो भी बढ़ गई। से अगर हम ये कहते हैं कि 2008 में जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन थी वो थी 16 लाख रुपए, लेकिन 2015 में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन 35 लाख रुपए हो गई, तो वास्तव में डीएलएफ को तो 15 लाख रुपए मिले, लेकिन आप कह रहे हैं कि 35 लाख रुपए सेल कंसिडरेशन मान के कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा, तो ये जस्टिफिएबल नहीं है। तो इसलिए कह दिया कि अगर एग्रीमेंट की डेट और ट्रांसफर की डेट अलग है तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन जो है एग्रीमेंट की डेट का ही लिया जाएगा, ना कि ट्रांसफर की डेट का। हाँ, इसमें ये चीज़ ज़रूर है कि ये तभी एप्लीकेबल होगा अगर असेसिंग ऑफिसर सेटिस्फाइड है या एसएससी ये प्रूव करे कि आपने एग्रीमेंट की डेट या उससे पहले कुछ पैसा अकाउंट पे चेक से, बैंक ड्राफ्ट से या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से पेमेंट कर दिया था। ऐसा नहीं हो कि 2015 में आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और बैक डेट से एंट्री दिखला दें, तो इस चीज़ को रिमूव करने के लिए उन्होंने एक क्लोज लगाई। तो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जल्दी से बताइएगा सभी बच्चों को क्लियर है या नहीं है सेक्शन 50C। तो पिछली क्लास में हमने सेक्शन 50C को ही डिटेल में पढ़ा था
और आज सेक्शन 45(5) कैपिटल ए है, नया सेक्शन है, कुछ ही सालों से बना है, तो इसका भी लॉजिक समझ लेते हैं। कैपिटल गेन निकालने में यहाँ पर भी दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली जो सिचुएशन क्रिएट होती हैं, आप देख रहे होंगे जितने भी सेक्शन आप पढ़ते हो, तो प्रैक्टिकली जो सिचुएशन क्रिएट हो रही हैं उसमें नॉर्मल प्रोविजन लगाते वक्त कुछ परेशानी अनुभव हो रही है। अब क्योंकि नॉर्मल प्रोविजन लगाते वक्त कुछ परेशानी अनुभव हो रही है, या तो एसएससी के साथ हार्डशिप हो रही है, या डिपार्टमेंट के साथ कोई दिक्कत अराइज हो रही है कि एसएससी अपना टैक्स बचा पा रहा है कुछ दिमाग लगा के, तो उन सिचुएशन को कवर करने के लिए स्पेशल प्रोविजन बनाए हुए हैं बस, ठीक है ना। अब अगर आप ऑब्जर्व करें तो बहुत मुश्किल चैप्टर नहीं है। जो हमने शुरुआत में 1-2 क्लासेज में पढ़ा कैपिटल गेन निकालने का तरीका वही है, लेकिन जो सिचुएशन अराइज होने की वजह से, परिस्थितियां चेंज होने की वजह से जो प्रॉब्लम आती है, तो उन परिस्थितियों की वजह से जो प्रॉब्लम आ रही है उसमें कुछ चेंजेस जरूरी थे, हम नॉर्मल लो नहीं लगा सकते हैं। तो सेक्शन 45(5) क्या है, इसे भी हम लॉजिक से समझते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर इसकी थ्योरी पढ़ेंगे कि क्या कहना चाह रहा है सेक्शन 45(5)। आपने मैनी टाइम्स ये देखा होगा, सपोज कीजिए कोई ये रोड है, मैं एक रोड बना रहा हूँ, ये एक रोड है, ठीक है ना। इसके साथ साथ छोटी छोटी दुकानें बनी हुई हैं रोड पर, और फिर जब आप देखते हैं कुछ साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, तो ये दुकानें नहीं रही हैं और एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स जो है वो बनके तैयार हो गया है। तो कई बार आपने इस तरह की स्थिति देखी होगी। ये जो है शॉप 1 है, ये जो है आपकी शॉप 1 है, ये शॉप 2 है, ये शॉप 3 है, ये शॉप 4 है, इस तरह से देखते हैं। और कुछ समय बाद जब आप देखते हैं तो कोई कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया वहाँ पर, और उसके बाद जब कंस्ट्रक्शन होने के बाद देखते हैं तो बहुत बड़ा एक कॉम्प्लेक्स तैयार हो गया है उस जगह पर ही, मतलब जिस जगह दुकानें हैं। ऐसा कई बार आप देखते होंगे। आप ही के शहर में देखिएगा, जैसे मेट्रो प्लाजा है, मेट्रो मॉल है, अगर आप पुराना इनका रिकॉर्ड उठा के देखें तो ये मेट्रो मॉल जब नहीं था तो क्या ऐसा था कि यहाँ पर प्लॉट था, खाली मैदान था। जब मेट्रो प्लाजा नहीं था तो क्या आप कल्पना करें कि क्या यहाँ पर खाली मैदान था या कुछ और था, या शुरुआत से दुकानें रही होंगी यहाँ पर। तो यहाँ पर शुरुआत से दुकानें रही हैं, लेकिन क्या होता है, एक बड़ा बिल्डर आता है और बड़ा बिल्डर के दिमाग में एक बिजनेस आइडिया है, उसे पता है कि ये जो शॉप है, ठीक है ना, शॉप मालिकों को अगर मैं किसी से तैयार कर लेता हूँ अपनी शॉप को बेचने के लिए। अब वो तैयार क्यों होंगे भाई शॉप मालिक, या तो पैसे का लालच, बहुत भारी भरकम पैसा इन्हें दिया जाए, और या एक दूसरे तरीके से भी तैयार किया जा सकता है, इन्हें समझाया जा सकता है, देखिए कि मैं आपकी 5-6 दुकानें या 10 दुकानों के बदले में एक कॉम्प्लेक्स तैयार करूँगा, मेरे दिमाग में बिजनेस आइडिया है, आपकी दुकानें आपको हैंड ओवर की जाएंगी, ठीक है ना। अभी आपकी कच्ची पक्की दुकानें हैं, उतना अच्छा लुक एंड फील नहीं आता है, मैं बहुत अच्छा लेवल का इसे बना के दूंगा। जब कॉम्प्लेक्स बनेगा, सारी सुविधाएं होंगी, तो ग्राहक ज़्यादा आएंगे और दुकान आपकी रहेगी, उसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो वो क्या कर लेता है, इनसे एग्रीमेंट कर लेता है, एग्रीमेंट टू सेल कर लेता है सबसे, एग्रीमेंट टू सेल कर लेता है सभी से, क्लियर है। ये अपनी जो प्रॉपर्टी है बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। बदले में जो डेवलपर है वो क्या करेगा, इन्हें दुकान के बदले में दुकान देगा, हो सकता है उससे बड़ी दे दे, ठीक है ना, और कुछ पैसा भी दे दे। ये तो डिपेंड करता है कि सेलर को कितनी ज़रूरत है, सेलर को कितना प्रॉफिट लग रहा है, या बायर को कितनी ज़रूरत है, तो कौन झुकने के लिए तैयार हो जाता है। तो अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पर जो सेलर है, जो दुकान मालिक हैं, वो अपनी दुकानें, ज़मीन की रजिस्ट्री कराने के लिए तैयार हैं डेवलपर के। डेवलपर तभी काम करेगा जब उनकी रजिस्ट्री डेवलपर के पास हो जाएगी और एग्रीमेंट टू सेल बनेगा कि डेवलपर बदले में क्या देगा। ऐसा नहीं होगा कि 5 साल बाद डेवलपर मुकर जाए, क्योंकि आज तो वो कुछ दे नहीं रहा, या हो सकता है थोड़ा बहुत कैश दे रहा हो। तो डेवलपर क्या करेगा, मैं दुकान के बदले में दुकान दूंगा, हो सकता है बड़ी दुकान दे दे, इसके बदले में मैं आपको कैश और दूंगा। इडिट के लिए ये जो एग्रीमेंट है, माना ये 2015 में 2 लोगों के बीच में होता है, ए एंड बी के बीच में ये होता है। ए मतलब बी तो जो है डेवलपर हो गया, ए एक शॉपकीपर हो गया। यहाँ तक आपको क्लियर है लॉजिक? क्योंकि तभी जब मैं लॉजिक बताऊंगा कि क्यों ये सेक्शन आया,
तो ऑटोमेटिकली चीज़ें आपको क्लियर होती चली जाएंगी, ऑटोमेटिकली क्लियर होती चली जाएंगी, नया कुछ भी नहीं है। तो जल्दी से बताइए कि यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा है सभी बच्चों को या नहीं हो रहा है। चलिए, तो हो रहा है क्लियर आपको। तो डेवलपर जो है, आप ये बताइए ए और बी के बीच में जो एग्रीमेंट है, ए बी जो है डेवलपर है, बी जो है डेवलपर है, और ए जो है वो क्या है, सेलर है। ये शॉप का सेलर है, जमीन अपनी बेच रहा है। 2015 में ये एग्रीमेंट होता है। तो रजिस्ट्री ए जो है कौन से ईयर में बी को कर रहा है, जल्दी बताइए। ए जो बी को कर रहा है ये ट्रांसफर कौन से ईयर में कर रहा है? तो जवाब आ गया 2015 में। 2015 में, वेरी गुड मनीषा, कि 2015 में ही करेगा। मीनाक्षी का भी जवाब 2015 है। तो 2015 में कर रहा है, ये रेट क्लियर। तो जब 2015 में कर रहा है तो कैपिटल गेन की जो प्रोविजन है, नॉर्मल प्रोविजन है, वो क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, जल्दी से बताइए वो क्या कहते हैं? कि कैपिटल गेन शैल राइज इन द ईयर इन व्हिच ट्रांसफर टुक प्लेस, कहते हैं या नहीं कहते? कैपिटल गेन के जो प्रोविजन है वो ये कहते हैं या नहीं कहते कि कैपिटल गेन शैल राइज इन द ईयर इन व्हिच ट्रांसफर टुक प्लेस? जल्दी से बताइए, कहते हैं या नहीं कहते? यस या नो में जवाब दीजिए। वो प्रोविजन कहते हैं या नहीं कहते? वेरी गुड, तो कहते हैं। अब मुझे बताइए कि क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? सिचुएशन तो मैंने समझा दी, प्रॉब्लम आपके सामने राइट हो गई। क्या ए के हाथ में कैपिटल गेन 2015 में लगाना सही है? क्या ए के पास अभी सेल कंसिडरेशन आ गया है? क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स तैयार होगा वो तो 2020 में तैयार होगा। तो आप बताइए कि क्या ए स्थिति में है, इस स्थिति में है कि वो कैपिटल गेन टैक्स दे पाए? क्या ए इस स्थिति में है कि वो कैपिटल गेन टैक्स दे पाए? यही समस्या हमारे सामने 45(2) में भी आई थी, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। यही समस्या हमारे पास 45(1)(a) में आई थी, जहां इंश्योरेंस क्लेम मिलता है। और यही समस्या हमारे साथ 45(5) में आई थी, कंपल्सरी एक्विजिशन अंडर एनी लॉ। आप देखिए, स्थितियां अलग अलग हैं लेकिन समस्या एक है, एग्जाम्पल अलग अलग हैं लेकिन समस्या एक है। और क्योंकि समस्या एक है तो सबका ट्रीटमेंट एक ही हुआ था। और वो क्या हुआ था कि कैपिटल गेन उस साल ना लगते जिस साल ये एग्रीमेंट ट्रांसफर हुआ है, बल्कि उस साल लगेगा जिस साल जो डेवलपर है कंस्ट्रक्शन का सर्टिफिकेट इसे मिल जाए। कॉम्प्लेक्स बना रहा है, इसे भी जो वहाँ की लोकल अथॉरिटी होगी, जिस शहर में भी निर्माण की लोकल अथॉरिटी, जैसे मेरठ की बात करें तो मेरठ डेवलपमेंट अथॉरिटी है, अगर हम दिल्ली की बात करें तो डीडी है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट जब दे देगी बी को, डेवलपर को कंप्लीशन सर्टिफिकेट दे देगी कि हाँ आपका निर्माण पूरा हो गया है, तो उस साल, क्योंकि जब डेवलपमेंट पूरा हो गया है तो बी इस स्थिति में है कि जो उसने ए से जमीन ली है, ए की शॉप ली है, तो उसके बदले में ए को कंसिडरेशन दे, यानी कि उन्हें उनकी शॉप वापस करे। कुछ एक्स्ट्रा कंसिडरेशन देना है तो वो भी दे। इसी तरह डिफरेंट लोगों की उसने शॉप ली होगी तो सबके साथ वही ट्रीटमेंट होगा। तो आप मुझे बताइए कि कैपिटल गेन कौन से ईयर में लगना चाहिए? तो जो मैंने आपको बताया कि बी को जिस दिन एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाएगा उस साल ये कैपिटल गेन लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? तो लगना चाहिए। यही चीज जो लिखी हुई है, तो जो मैं आज सेक्शन पढ़ाने जा रहा हूं उसमें लिखी हुई है। सबसे जरूरी चीज है कि जो सेक्शन में लिखी हुई पहले आप उसे प्रैक्टिकली सोच लें कि हमारे आसपास की जो दुनिया है, हमारे आसपास की जो इकोनॉमी है या जो बिजनेस चलते हैं वो किस तरीके से चलते हैं। अगर वो एक बार आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी तो सेक्शन में कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं लिखी जाती कि निर्मला सीतारमण है, जो चीज़ होती ही नहीं है प्रैक्टिकल लाइफ में उन्होंने उसका लॉ बना दिया। ऐसा कभी भी नहीं होता। हमारे आसपास सारी चीज़ें वो हो रही होती हैं, लेकिन हर स्थिति में एक कॉमन लॉ बना के काम नहीं चल सकता। हर एक की परिस्थितियां अलग अलग हैं, हर एक के सर्कमस्टांसेस अलग अलग हैं। तो उन सर्कमस्टांसों को पहचाना जाता है, उनकी परेशानियां समझी जाती हैं और फिर उनके लिए अलग से सेक्शन बनाया जाता है। तो देखिए, अब सेक्शन की लैंग्वेज आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगी। एक मैंने इसमें एक फिगर भी बनाने की कोशिश की है कि कैपिटल एसेट ट्रांसफर्ड है लैंड, माना एक्स जो है इसके पास थी ये लैंड और वो एक बिल्डर को देता है। बिल्डर जो है उस लैंड के बदले में 6 फ्लैट इसे दे देता है। अब बिल्डर ने तो उस लैंड के ऊपर हो सकता है 100 फ्लैट बनाए हों, ठीक है ना, तो तभी तो उसे प्रॉफिट होगा। ऐसा तो 6 फ्लैट बनाएगा, 6 के 6 फ्लैट एक्स को दे देगा, बदले में कुछ कंसिडरेशन भी देगा।
एक्स के पास इतना पैसा नहीं था, एक्स के पास बिजनेस माइंड नहीं था, तो उसने बिल्डर से संपर्क करा या बिल्डर ने एक्स से संपर्क करा। बिल्डर ने अपनी सारी बिजनेस प्लानिंग जो भी एक्स को समझ में आ सकती थी बताई, आप मुझे दे दिए, आपके लिए भी फायदा मेरे लिए भी फायदा। आप अभी एक लैंड के ओनर हैं, आप इसकी कीमत देख लीजिए कितनी बैठ रही है, उसके बदले में तो आपको मैं 6 फ्लैट दे देता हूँ, अब कुछ आपको कंसिडरेशन भी दे देता हूँ। तो कंसिडरेशन जो मिला, कैश मिला प्लस 6 फ्लैट इसे मिले, ठीक है ना। लेकिन समस्या इसमें कैपिटल गेन लगाने में क्या है, उस साल अगर ये साल नहीं बदलते तो हमें इस सेक्शन की जरूरत भी नहीं पड़ती। जो सेक्शन हमारा सेक्शन 45(5)(a) है, तो हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन दिक्कत क्या है कि अगर अलग से सेक्शन इस स्थिति के लिए नहीं बनाया जाएगा तो उस केस में बेचारे उसके साथ दिक्कत आ जाएगी, जो अपनी लैंड को बेच रहा है, आज तो उसे पैसा मिल नहीं रहा, आज तो उसे कंसिडरेशन नहीं मिल रहा, वो कंसिडरेशन का कैश में मिल भी रहा है, चलो आज ही मान लें, तो वो पूरा कंसिडरेशन तो नहीं है, बदले में तो जो वास्तव मिलेगा वो 6 फ्लैट मिलेंगे उसे। तो जिस दिन वो मिल जाएंगे, वो मिलेंगे जिस दिन बिल्डर को कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। देखिए, द फॉलोइंग condition must be satisfied in order to tax the capital gain in the previous year in which the completion certificate for the whole or part of the project is issued by the competent authority. The assessee should be an individual or Hindu undivided family. ध्यान रखिएगा, ये चीज कीवर्ड है। ऐसा नहीं है कि जो जमीन है, जो दुकान है किसी कंपनी के नाम हो तो उनके लिए भी ऐसे लगेगा। शायद गवर्नमेंट ने सोचा है कि यार कंपनी के पास तो वैसे ही बहुत पैसा होता है, तो क्यों उनका डेफरमेंट किया। ये तो निश्चित है कि पैसा तो आपको मिलेगा, ये तो निश्चित है कि 6 फ्लैट आपको मिलेंगे, लेकिन फिलहाल इंडिविजुअल एसटीएफ को बचाना जरूरी है, क्योंकि इनके पास एक बैकअप मनी नहीं होती, इनके पास सरप्लस मनी नहीं होती। ये बेचारे तभी कैपिटल गेन टैक्स दे सकते हैं जब बदले में इन्हें जो मिलना है वो आ जाए। लेकिन बाकी लोग जैसे कंपनी है, फर्म है, बड़े बड़े लोग हैं, तो ये लोग अपनी जेब से भी दे सकते हैं। ही होल्ड द लैंड और बिल्डिंग और बोथ, he transfers such land or building or both to the developer to develop a real estate project. He had entered into a specified agreement with such developer for developing a real estate project. तो specified agreement भी डिफाइंड है क्या होता है, लेकिन पेपर में उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी कि specified agreement क्या होता है। specified agreement में यही है कि आपने उसे आज कैश में ना बेची हो, आपको बदले में कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी जरूर मिलेगी। हाँ, कुछ कैश भी मिल सकता है। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि जो शॉपकीपर है उसने जमीन बेच दी, आज ही 6 करोड़ में बेच दी, 10 करोड़ में बेच दी, तो तब ये नहीं लगेगा, तब ये कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, अरे आपके पास पैसे आ तो गए। लेकिन स्पेसिफाइड एग्रीमेंट क्या है, जब आपको मेजर कंसिडरेशन बदले में प्रोजेक्ट में जो आपकी इमोवेबल प्रॉपर्टी है बदले में वो मिलनी है, वो स्पेसिफाइड एग्रीमेंट होता है। हाँ, थोड़ा बहुत कैश भी मिल सकता है। If the above conditions are satisfied, the capital gain shall be chargeable to income tax as income of the previous year in which the certificate of completion for the whole or part of the project is issued by the competent authority. Capital gain तब लगेगा जब competent authority इसका सर्टिफिकेट कंप्लीशन का इशू कर दे, होल या पार्ट। मैनी टाइम बहुत बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ होती हैं, उसमें एक टावर बन के खड़ा हो गया, तो ऐसा थोड़ी है अगर उसमें 50 टावर बने तो पहले 50 टावर पूरे बन जाएं तब जाके एक टावर भरा जाएगा। अरे एक टावर कंप्लीट हो गया, उसके आसपास का एरिया डेवलप हो गया, तो जो डीएलएफ है, सुपरटेक है, वो उनके जो बायर हैं उस पर्टिकुलर टावर के उन्हें पोजीशन देना स्टार्ट कर सकता है। However, the indexation shall be done till the date of handing over the possession of land and building. सब जगह रूल वही है, कैपिटल गेन हम बाद में निकाल लेंगे, इतना इंतजार कर लेते हैं। लेकिन कैपिटल गेन निकलेगा, जो मेरा एग्जाम्पल था 2015 का इंडेक्स नंबर ही उसमें यूज होगा न्यूमरेटर में, क्योंकि वास्तव में ट्रांसफर तो उसी दिन हो गया है। केवल हम आपके लिए, आपकी हेल्प के लिए, एसएससी की हेल्प के लिए कलेक्ट बाद में कर रहे हैं। द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ हिज शेयर ऑफ द इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बीइंग लैंड और बिल्डिंग ऑफ बोथ in the project on the date of issuing of the said certificate of completion is increased by any monetary consideration received if any shall be deemed to be the full value of consideration. तो ये कह रहे हैं कि जो कैपिटल गेन निकालने के लिए सेल कंसिडरेशन लगेगा, आपको बदले में क्या मिल रहा है? आपको बदले में जो रियल एस्टेट डेवलपर है वो आपको 6 फ्लैट दे रहा है, अभी मैंने दिखलाया था आपको, या दुकान के बदले में बड़ी दुकान दे रहा है। तो जिस दिन वो आपको हैंड ओवर करेगा उस दिन की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आपके लिए सेल कंसिडरेशन मानी जाएगी, ठीक है, ना कि 2015 की। 2020 में आपको दे रहा है तो 2020 में
जो भी आपको दे रहा है एसेट के बदले में, एसेट लैंड के बदले में, शॉप जो भी दे रहा है आपको, तो उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 2020 की ली जाएगी। प्लस अगर आपको कैश दिया जा रहा है तो उस कैश को भी जोड़ लीजिए, तो वो आपकी टोटल कंसिडरेशन माना जाएगा। ये रेट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सभी बताइए कि ये चीज क्लियर है या नहीं है। फर्दर द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 45(5)(a) shall not apply to the individual HUF who transfer share in the project to any other person on or before the date of issue of said certificate of completion। ऐसा होता है कि आपको पता है कि बिल्डर से आपने एग्रीमेंट कर लिया, बदले में आपको 6 फ्लैट मिलने वाले हैं या दुकान मिलने वाली है। अब आपने 2020 तक का तो इंतजार करा नहीं, आपको आज ही 2018 में पैसे की जरूरत है, तो आपने वो प्रोजेक्ट में जो अपना हिस्सा है जो आपको बदले में डेवलपर देता वो उठा के किसी और को बेच दिया, उससे पूरा कंसिडरेशन ले लिया, तो सेक्शन 45(5)(a) का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तब आपका कैपिटल गेन निकालते वक्त हम 2020 तक का इंतजार नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पास पैसा आ तो गया है। In such a situation, the capital asset gain as determined under general provision of the Act shall be deemed to be the income of the previous year in which such transfer took place and shall be computed as per the provision of Act without taking into account these new provision। Explanation: specified agreement पेपर के लिए जरूरी नहीं है। Specified agreement means is a registered agreement in which a person owning land or building or both agree to allow another person to develop a real estate project on such land or building or both in consideration of a share being land or building or both in such project whether with or without payment of part of the आगे के एक दो वर्ड रह गए हैं, तो ये चीज है आपकी स्पेसिफाइड एग्रीमेंट। जल्दी से बताइए कोई प्रॉब्लम है क्या आपको? क्वेश्चन देखिएगा इसका, आर परचेज ए रेजिडेंशियल प्लॉट ऑन 1 जुलाई 98। अब क्योंकि 1 अप्रैल 2001 से पहले की बात है तो फेयर मार्केट वैल्यू जरूर गिवन होगी। क्वेश्चन में 32 लाख, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ प्लॉट ऑन 1 अप्रैल 2001 इज 96 लाख, तो कोर्ट की जगह तो आपका 96 लाख आएगा। एक्ट लिमिटेड ए बिल्डर एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट, ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट विद आर ऑन 1 जुलाई 2019। 1 जुलाई 2019 को ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट हुआ है बिटवीन बिल्डर एंड आर, और बिल्डर क्या करेगा, आज अपने नाम इस प्लॉट की रजिस्ट्री करा लेगा और उसके ऊपर डेवलपमेंट करना शुरू करेगा। एक्ट लिमिटेड पेड एन अमाउंट ऑफ ₹1 करोड़ 20 लाख टू आर ऑन 1 जुलाई 2019। आज ही 1 करोड़ 20 लाख रुपए तो दे दिए उसने। ए लिमिटेड विल कंस्ट्रक्ट 6 रेजिडेंशियल यूनिट ऑन द प्लॉट ऑफ लैंड एंड विल गिव 3 यूनिट टू आर। तो ए लिमिटेड ने क्या करे, 6 इसके में वो बनाए रेजिडेंशियल यूनिट और 3 आर को भी दे दी। तो आर को क्या मिला, 3 तो फ्लैट मिले प्लस 1 करोड़ 20 लाख एक मिला। कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल 6 यूनिट वाज कंप्लीटेड एंड कंप्लीशन सर्टिफिकेट बाय इशूड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी इन 20 मार्च 2020, यानी कि 20 मार्च 2021, क्योंकि जनवरी फरवरी मार्च जहां पर डेट आ जाएगी तो वहां 21 आएगा, और दिसंबर की जहां तक डेट आ जाएगी वहां 2020 आएगा आपका प्रीवियस ईयर। द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ ईच फ्लैट ऑन 20 मार्च 2021 इज 80 लाख। एक फ्लैट की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो थी 80 लाख, तो 3 की ले लेंगे। दियर आफ्टर आर सोल्ड वन ऑफ इच फ्लैट ऑन 25 सितंबर 2021। इसके बाद एक फ्लैट उसने जो बेचा 25 सितंबर 2021 को 1 करोड़ 32 लाख रुपए बेचा। कंप्यूट द कैपिटल गेन चार्जेबल टैक्स फॉर द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। तो 2 असेसमेंट ईयर इसमें काम आएंगे, एक तो आपका रेलेवेंट 2021-22 असेसमेंट ईयर की बात कर रहा हूँ, प्रीवियस ईयर तो 2020-21 आ जाएगा, और एक असेसमेंट ईयर से आगे जो अगले साल आएगा, यानी कि 2022-2023। तो दोनों का कैपिटल गेन निकालना। पहला कैपिटल गेन जो आएगा वो लॉन्ग टर्म है, दूसरा क्योंकि 1 साल के अंदर ही हो गया, 5-6 महीने के अंदर ही हो गया, तो वो आएगा आपका शॉर्ट टर्म। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को, जल्दी से अपनी नोटबुक निकाल लीजिए, आंसर को मैं करवा रहा हूं। ऊपर हेडिंग आ जाएगी कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन ऑफ, जो भी इसका नाम है लिखना चाहें तो लिख दीजिए, आर नाम है इसका, ओ आर फॉर द असेसमेंट ईयर
2021-22 क्या आ गई आपकी सेल कंसिडरेशन जो रहेगा। सेल कंसिडरेशन, एक फ्लैट की वैल्यू 80 लाख रुपए थी, अब 3 फ्लैट इसे मिले हैं, एक तो ये, और आपको कैश भी मिला था, आपको कैश भी मिला था, वो मिला था 1,20,00,000, वो मिला था 1,20,00,000, 1,20,00,000। क्लियर। तो 2,40,00,000 तो बैठा, 80 लाख इंटू 3, 2,40,00,000 प्लस 1,20,00,000 यानी कि 3,60,00,000। 3,60,00,000 जो है ये आपका बैठा, 3,60,00,000 जो है ये हमारा बैठा। लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी इसकी 96 लाख। और ये देख लें इंडेक्सेशन कब तक का होगा, जल्दी मुझे बताइएगा। इंडेक्सेशन कौन से ईयर तक का होगा इसमें, जल्दी बताइए इंडेक्सेशन कौन से ईयर तक का होगा। मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर की। मनीषा कह रही हैं 1920, बेटा गलत कह रहे हो आप, 1920 तक का क्यों होगा। एग्रीमेंट कब हो गया था दोनों के बीच में, ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट, लैंड तो उसी दिन ट्रांसफर कर दी थी। अच्छा सॉरी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं एक्चुअली इसको जो था वो 2009 मेरे दिमाग में बैठ रहा था, जबकि ये है 2019। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि 1920 तक का इसमें इंडेक्सेशन होगा। वो 2019 को गलती से मैं 2009 पढ़ रहा था, तो 96 लाख सही हो गया। 96 लाख मल्टीप्लाई बाय 2019-20 का निकालिएगा, आई थिंक 289 है शायद, डिवाइड में तो 100 आ जाएगा, जल्दी बताइएगा। 1929 289 है, तो 289 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कैलकुलेशन कीजिए, मैं भी कर रहा हूँ। 96 लाख डिवाइड बाई 100 इंटू 289, इट कम्स टू 2,77,44,000, 2,77,44,000। तो ये निकल के आ जाएगा हमारा कैपिटल गेन 3,60,00,000 में से माइनस कर दीजिए, ये आ जाएगा 82,56,000 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया फॉर असेसमेंट ईयर 21-22 का। ये रेट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कैपिटल गेन निकालने में आपको दिख रहा होगा कितना सिंपल है, न्यूमेरिकल पार्ट बहुत सिंपल है, और ये महसूस कीजिए कि थ्योरी अगर आपको क्लियर नहीं होगी, आप कोई क्वेश्चन पढ़ेंगे और उस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर आपको थ्योरी क्लियर नहीं है तो आप गलत ट्रीटमेंट करके आएंगे उसका, और फिर गलत आंसर पाएंगे। तो ज़रूरी बहुत ज़्यादा है कि आपकी थ्योरी की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए। तो चलिए अब इसी का जो दूसरा पार्ट है, क्योंकि हमने जो फ्लैट था 3 फ्लैट मिले थे उसमें से भी एक फ्लैट हमने बेच दिया, तो एक अगला कैपिटल गेन निकलेगा। कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन ऑफ आर फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23। यहाँ पर सेल कंसिडरेशन कितना दिया हुआ है, उस फ्लैट का सेल कंसिडरेशन आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 1,32,00,000, 1,32,00,000 आपको दिया हुआ है। क्लियर है। कोर्स बता दीजिए मुझे फटाफट कितनी है आपको लेनी है। लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इसमें कोई आपको इंडेक्सेशन तो करना ही नहीं, आपको 2020 में मिला, 2021 में या 20 में मिला, और आपने
21 में ही सितंबर में बेच दिया, तो लेस देन 24 मंथ है। इस फ्लैट की कॉस्ट बताइए। देखिए जो भी आपको वहाँ सेल कंसिडरेशन मिला था, अगर आप सोचें, ठीक है ना, जो भी आपको वहाँ सेल कंसिडरेशन मिला था 3 करोड़ 60 लाख, तो ये 3 फ्लैट का था एक तरह से। 3 फ्लैट की मार्केट वैल्यू होगी प्लस 1 करोड़ 20 लाख ही हो गया, तो ये जो 1 करोड़ 20 लाख ये भी तो 3 फ्लैट में बटेगा। तो हम ये कह सकते हैं 3 करोड़ 60 लाख को 3 फ्लैट में बांट लीजिए, तो एक फ्लैट की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगी, एक फ्लैट की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगी। तो 3 करोड़ 60 लाख, लॉजिक लगाना स्टार्ट कीजिए, ये 3 फ्लैट की है, तो 1 करोड़ 20 लाख जो है वो आ जाएगी हमारी, क्या आ जाएगी हमारी, एक फ्लैट की कॉस्ट। तो 12 लाख जो है, 12 लाख जो है ये आ जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ये आ जाएगा हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जल्दी से बताइएगा कि क्या ये क्लियर है या नहीं है, क्या ये चीज क्लियर है या नहीं है। कॉपी कर लीजिए, टेक योर टाइम। थ्योरी के पीछे लॉजिक पहचानना बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं सिंपल रट लें, कुछ समझ में नहीं आएगा। जो बच्चे रटते हैं और टीचर एक तरफा टीचिंग करते हैं कि बस अपना बोले जा रहे हैं, लिंक करते नहीं हैं, तो बच्चों को बस ये लगता है कि उन्हें समझ में आ रहा है, लेकिन जब उनके सामने क्वेश्चन रखे जाते हैं तो वो पहचान नहीं पाते हैं क्वेश्चन को। और लॉ में आइडेंटिफिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप सही पकड़ पाएँ, सही कॉन्सेप्ट को पकड़ पाएँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सबने कॉपी कर लिया है, आगे बढ़ते हैं। ये मैंने एक चार्ट भी बना रखा है इस चीज़ को समझाने के लिए कि कैसे कैसे सेक्शन 45(5)A में प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, कैपिटल गेन ऑन कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू शेयर। कैपिटल गेन ऑन कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू शेयर। जब हम सेक्शन 47 पढ़ते हैं, 47 किस चीज़ का सेक्शन है? 47 सेक्शन है कि ट्रांजेक्शन नॉट रिगार्डेड एट ट्रांसफर, ट्रांजेक्शन नॉट रिगार्डेड एट ट्रांसफर। उसमें मैंने 3-4 आपको कराई ही दिए हैं जो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने कहा था 2-3 और हैं न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उन्हें डिस्कस कर लेंगे हम लोग। तो वहाँ लिखा हुआ है कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू एनी टाइप, एनी काइंड ऑफ शेयर और अदर फॉर्म ऑफ डिबेंचर इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। आपने कन्वर्टेबल डिबेंचर का नाम सुना होगा। कन्वर्टेबल डिबेंचर का मतलब ये होता है कि आप जब चाहें, उनमें स्कीम होती है पूरी आज से 2 साल बाद, 5 साल बाद, अगर आप चाहें, ये भी मजबूरी नहीं है कि अगर आप चाहें तो आपको कंपनी इक्विटी शेयर दे सकती है, प्रेफरेंस शेयर दे सकती है, या अदर फॉर्म ऑफ डिबेंचर भी दे सकती है, जो भी स्कीम में लिखा हुआ होगा। तो दिस इज नॉट रिगार्डेड ट्रांसफर। जबकि ट्रांसफर तो है, एक एसेट को बेच के दूसरी एसेट ले रहे हैं, क्योंकि ट्रांसफर में तो एक्सचेंज भी शामिल होता है कि अगर आप एसेट का अदला बदली करते हैं तो वो भी ट्रांसफर है। तो ट्रांसफर तो है, पहली एसेट भी कर रही है आपकी, दूसरी एसेट आपको आ रही है, बट कैपिटल गेन ना लगे डिबेंचर होल्डर के ऊपर कि अभी चलो ये पैसा नहीं रिकवर कर पा रहे हैं। तो सेक्शन 47 ये कहता है दिस इज नॉट रिगार्डेड एट ट्रांसफर। तो जब अभी मैं पीछे नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि पीछे पेज ले जाऊँगा तो फिर उसमें थोड़ा 5-7 मिनट आपके वेस्ट ही हो जाएंगे। तो फिलहाल समझ लीजिए कि वहाँ पर ये चीज़ लिखी हुई है, लेकिन अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेकिन कभी ना कभी ये कन्वर्टेड शेयर, कभी ना कभी ये प्रेफरेंस शेयर जो कन्वर्टेड हैं या कन्वर्टेड डिबेंचर हैं, कभी ना कभी तो सेल होंगे। तो जब ये सेल होंगे तो तब तो कैपिटल गेन लगेगा, सेल कंसिडरेशन आपको पता है। लेकिन आप खुद बताइए कि इनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होनी चाहिए। बात बड़ा सिंपल सा, लॉजिक लगा लीजिए। अगर कोई कहे कि जी कन्वर्टेड करने में हमने कोई कॉस्ट तो दी नहीं थी, नील होनी चाहिए। अरे भाई कन्वर्टेड करने में तो नहीं दी थी, लेकिन जिसे कन्वर्ट कराओ उसे तो खरीदा होगा ना आपने। तो जिस रेट पर आपने उसे खरीदा वही इनकी क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, बड़ा ही सिंपल सा लॉजिक है। अब ये चीज आती है कि सर ये लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। माना हमने कन्वर्टेबल डिबेंचर है 10 साल से हमारे पास थे, आज हमने इक्विटी से में कन्वर्ट करा लिया 2019 में, 2020 में शुरुआत में ही हमने उसे बेच दिया, यानी कि 7-8 महीने बाद ही हमने बेच दिया।
अभी लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, क्या डिबेंचर हमारे पास जितने समय रहे वो पीरियड हमें जोड़ना है या नहीं जोड़ना, या हमने अब शेयर बेचे तो शेयर का ही पीरियड हमें कैलकुलेट करना है कि ये 6 महीने रहे या 7 महीने रहे। तो इसका भी जवाब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब हम कैपिटल गेन निकालेंगे तो जो पीरियड डिबेंचर्स का था वो भी जुड़ेगा, ये डिसाइड करने में कि लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। तो इज इट क्लियर? इस चीज का जवाब यहाँ लिखा हुआ है, बड़ा सिंपल सा है। When any debenture or part thereof of a company are converted into share of that company, the transaction is not considered transfer. ये सेक्शन 47 में लिखी हुई है बात। And hence no capital gain is chargeable. However, when these shares are thereafter actually transferred, capital gain shall be arise and be chargeable in the previous year in which the shares are transferred. The cost of acquisition of such shares shall be that part of the cost of debenture in relation to which shares were acquired by the SSC. तो जो कॉस्ट होगी तो वो कॉस्ट होगी जिस मतलब जितना भी पार्ट कन्वर्ट हुआ है तो उस पार्ट की कॉस्ट जो डिबेंचर्स की रही होगी वही शेयर्स की कॉस्ट मान ली जाएगी, या प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट मान ली जाएगी, या दूसरा आपको डिबेंचर मिल रहा है जो मिल रहा है उसकी कॉस्ट मान ली जाएगी। For the purpose of computing the period of holding of such share, the period for which the bonds, debenture, debenture stock or deposit certificate as the case may be was held by the SSC prior to the conversion shall also be included. तो पुराना पीरियड भी इंक्लूड करना पड़ेगा। Are acquired 200 listed debenture of 100 each on 15th May 2008. R को 200 listed debenture मिले 100 रुपए वाले। 50% value of the debenture was converted into 4 equity share of the face value of 10 each. यानी कि 200 डिबेंचर थे 100 रुपए वाले, तो ये कितने के हो गए? 200 डिबेंचर थे 100 रुपए वाले, तो टोटल कॉस्ट ऑफ डिबेंचर 20,000 आ गई। इसकी 50% वैल्यू जो है आप कन्वर्ट करते हैं, यानी कि जो 10,000 रुपये की वैल्यू है वो कन्वर्ट करते हैं 4 लिस्टेड इक्विटी शेयर और द फेस वैल्यू ऑफ 10, यानी कि जो 50% आप कन्वर्ट कर रहे हैं तो हर 50% के बदले में आपको 4 इक्विटी शेयर मिलेंगे। क्लियर के लिए ध्यान दीजिएगा, 50% वैल्यू कन्वर्ट हो रही है, ना कि 50% डिबेंचर कन्वर्ट हो रहे हैं। बच्चे यहां पे भी गड़बड़ी करते हैं। अगर 50% डिबेंचर कन्वर्ट होते तो 100 डिबेंचर कन्वर्ट होते और एक के बदले में आपको 4 इक्विटी शेयर मिल रहे हैं 10 रुपए वाले, तो 400 इक्विटी शेयर मिलते। यहां पर डिबेंचर सारे कन्वर्ट हो रहे हैं लेकिन 50% वैल्यू कन्वर्ट हो रही है, यानी कि आपको एक डिबेंचर के बदले में, ठीक है ना, जो 100 रुपए वाला था, तो अब जो डिबेंचर रह जाएंगे वो 50 रुपए वाला रह जाएगा, लेकिन रहेंगे 200 डिबेंचर ही। जो 200 डिबेंचर आप 50 रुपए अपना राइट छोड़ रहे हैं, उसमें आपको 4 इक्विटी शेयर मिल रहे हैं 10 रुपए वाले, यानी कि आपको जो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर मिलेंगे वो 800 मिलेंगे। इसको अंतर को महसूस कीजिए कि क्वांटिटी में 50% कन्वर्ट हो रहे हैं या वैल्यू में 50% कन्वर्ट हो रहे हैं, तो 50% वैल्यू कन्वर्ट हो रही है। तो आर देयरफॉर रिसीव 800 शेयर ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ 10 ईच। तो आर को एक तरह से 800 शेयर मिली, यहां तो दे दिया इन्होंने, लेकिन अगर ना दें ये और आप इसी में कंफ्यूज रहो कि नंबर ऑफ शेयर कितने मिलेंगे, तो बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। 20 अगर 2015 को कन्वर्ट करे थे तो उस दिन तो हम कुछ नहीं कहेंगे, प्रीवियस ईयर 15-16 लगता है, उस दिन कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि उस दिन ये ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। एंड लेफ्ट विद 200 डिबेंचर ऑफ 50 ईयर। इन्होंने सब कुछ क्लियर करके दे दिया, जबकि ये पार्ट जो मैंने ब्रैकेट में बंद करा है अगर नहीं भी देते तो आपको मीनिंग निकालना आना चाहिए था। द शेयर was sold on 28 March 2021 at the rate 100 per share through recognized stock exchange and are paid 80 as security transaction tax. Compute the capital gain chargeable for the assessment year 2021-22 by assuming that fair market value as on 31st March 2018 was 80 per share. इसमें एक कॉन्सेप्ट और लग रहा है जो अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, सेक्शन 112A और लग रहा है। सेक्शन 112
112A और लग रहा है जो अभी तक हमने पढ़ा नहीं है। ठीक है, पढ़ लेते हैं साथ के साथ उसे भी, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। 2018-19 में ये आया था, इंसर्ट हुआ था। इसमें क्या है, एक चीज और नहीं आई है आपकी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। ये भी समझ लेते हैं कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स क्या होता है और कब ये एप्लीकेबल होता है। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, जब भी आप किसी भी सिक्योरिटी का ट्रांसफर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से करेंगे, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज जैसे आपने नाम सुना होगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जब भी आप किसी भी सिक्योरिटी का ट्रांसफर जो है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से करेंगे तो आपको खरीदने पर भी और बेचने पर भी एक छोटा सा टैक्स परसेंटेज में वो गवर्नमेंट को चढ़ावे के रूप में देना पड़ेगा, जिसे हम सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स कहते हैं। जैसे आप प्रॉपर्टी बेचते हैं तो बायर को रजिस्ट्री फीस देनी पड़ती है, उस समय सेलर को नहीं देनी पड़ती, लेकिन सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स परसेंटेज में तो बहुत छोटा है, 1% से भी काफ़ी कम है। सपोज कि आपने 1 करोड़ रुपए की शेयर का लेन देन किया है तो देना सेलर को भी पड़ेगा, देना बायर को भी पड़ेगा, एट द टाइम ऑफ बाइंग भी देना पड़ेगा, एट द टाइम ऑफ सेलिंग भी देना पड़ेगा। 2004 में ये कॉन्सेप्ट आया था, 2004 में ये कॉन्सेप्ट आया था। इट क्लियर, 2004 में ये जो है कॉन्सेप्ट आया था। अब 2004 में कॉन्सेप्ट आया था तो उससे पहले जिन लोगों ने खरीदे होंगे रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से तो उन्हें तो ये देना नहीं पड़ा, उन्हें ये देना नहीं पड़ा। क्लियर है, 2004 के बाद खरीदते वक्त भी और बेचते वक्त भी ये टैक्स आपको देना पड़ेगा। क्लियर, यहां तक बताइए, जल्दी से बताइए यहां तक क्लियर है या नहीं है, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। बहुत अच्छा सा पॉइंट है, 112A को भी जोड़ना पड़ेगा, ऑल्दो 112A को अगर ना जोड़ूं क्वेश्चन अभी भी हो जाएगा ये चीज, लेकिन एग्जैक्टली क्लियरिटी तभी आएगी जब 112A को जोड़ेंगे और अंतर देखेंगे आप। डायरेक्टली 112 इसमें एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं एप्लीकेबल हो पाएगा वो मैं बताऊंगा आपको, लेकिन उसका जिक्र जरूर है यहाँ पर कि फेयर मार्केट वैल्यू 31 जनवरी 2018 की दे रखी है, तो 112A का जिक्र तो है यहाँ पर। ठीक है, हाँ एक चीज और ये भी नोट्स में लिखी हुई है और आप समझ लें, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पेड बाय द एसएससी इज नॉट अलाउड एट डिडक्शन वेदर बाय वे ऑफ एक्सपेंसिव ऑन ट्रांसफर और बाय वे ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। यानी कि बायर जब देता है तो उसकी कॉस्ट में जुड़ना चाहिए था, जब आप खरीदते वक्त कोई सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स कमीशन दे रहे हैं तो कॉस्ट का पार्ट होना चाहिए, नहीं जुड़ेगा, अलाउड नहीं है। और इसी तरह जब सेलर दे रहा है तो उसकी एक्सपेंसिव ऑन ट्रांसफर होने चाहिए थे, तो वो भी अलाउड नहीं है। ये साफ साफ लिखा हुआ है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स इज नॉट अलाउड एट डिडक्शन, किसी भी तरीके से ये अलाउड नहीं है, तो पता होना चाहिए आपको। अब हम 112A की तरफ बढ़ते हैं। 112A बिल्कुल लास्ट पेज पर होगा, ये लास्ट पेज पर है ये। फिलहाल तो आप स्क्रीन पर ही नजर दौड़ाइए, पेज नंबर 52, पेज नंबर 52, टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन सर्टेन केसेस, सेक्शन 112A। द कैपिटल गेन arise from the transfer of a long term capital asset being an equity share in a company or STT has been paid at the time of purchase and transfer। यानी 112A इक्विटी शेयर पर तभी लगता है जब परचेज करते समय भी आपने सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स दिया हो और ट्रांसफर करते समय भी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स दिया हो। यूनिट ऑफ एन इक्विटी ओरिएंटेड फंड STT हैज बीन पेड एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर, यहाँ परचेज के समय रिक्वायरमेंट नहीं है। यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट STT हैज बीन पेड एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर, बिजनेस ट्रस्ट की अगर कोई यूनिट है, क्या होती है उसमें जाने की जरूरत नहीं है, क्या होगी तो मैं बाद में कभी समझा दूंगा डिटेल में, लेकिन उसकी थ्योरी काम की नहीं है। आप ये समझ लीजिए जैसे इक्विटी शेयर है, जैसा आपका यूनिट है इक्विटी ओरिएंटेड फंड की, इसी तरह बिजनेस ट्रस्ट की भी एक यूनिट है। तो यहाँ पर भी STT हैज बीन पेड एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर। द टैक्स पेबल बाय द एसएससी ऑन द टोटल इनकम रेफर टू इन सेक्शन 112A shall be the amount of income tax calculated on such capital gain exceeding 1 lakh at the rate of 10%। ये कैलकुलेशन का अभी तरीका नहीं बता रहे हैं कैपिटल गेन रहने के लिए, ये तो टैक्स बता रहे हैं कि जो भी अगर कंडीशन सेटिस्फाइड हुई तो 1 लाख रुपए पर तो हम टैक्स नहीं लेंगे, लेकिन 1 लाख रुपए से ऊपर का जो कैपिटल गेन आएगा उस पर हम छोटा सा टैक्स लेंगे 10%।
ये बता रहे हैं। लेकिन भाई हमें ये तो बता दीजिए कि कैपिटल गेन निकलेगा कैसे। फिलहाल तो मैं निकालने की बात कर रहा हूँ, ये तो टैक्स की बात हुई। अगर आप सोचे ना तो ये टैक्स की बात हुई कि इनकम के ऊपर टैक्स निकलेगा कैसे। जैसे हमने शुरुआत में पढ़ा था कि 2.5 लाख रुपए की इनकम है, वो एग्जाम्प्ट होती है 2.5 लाख से 5 लाख तक की इनकम पर 5% टैक्स लगता है, ये तो उसकी बात हो रही है। लेकिन जो इनकम है हमारी, अगर 3.5 लाख रुपए इनकम है तो वो निकली कैसे, तो वो तो हम सीख ही रहे हैं। तो हमें तो ये बताइए कि कैपिटल गेन निकलेगा कैसे। इस बॉक्स को भी छोड़ दीजिए क्योंकि बाद में हम पढ़ेंगे। ये जो दोनों बॉक्स हैं इनकी अभी जरूरत नहीं है मुझे। कैपिटल गेन निकालने का जो तरीका है वो नेक्स्ट पेज पर दिया हुआ है जी। कैपिटल गेन निकालने का तरीका, द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग कैपिटल गेन। सेल कंसिडरेशन तो चलो हमें पता है जिस रेट पर हमने बेचा है, लेकिन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है इन रिलेशन टू सच लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट रेफर टू इन सेक्शन 112A, यानी कि केवल उन एसेट के संबंध में जो आपकी 112A में लिखी हुई है। 112 में इक्विटी शेयर लिखे हुए हैं जिस पर आपने खरीदते वक्त भी एसटीटी दिया हो और बेचते वक्त भी एसटीटी दिया हो, तब जाके वो 112A की एसेट बनेगी। यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, अगर आपने बेचते वक्त एसटीटी दिया है। यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, अगर बेचते वक्त दिया है तो उसकी हम बात कर रहे हैं। एक्वायर्ड बाय द सेबी बिफोर 1 फरवरी 2018, यानी कि 1 फरवरी 2018 से पहले अगर आपने परचेज किए हुए हैं, 1 फरवरी 2018 के बाद परचेज किए तो भी ये नहीं लगेगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। फिर तो आपको पता है एक्चुअल कॉस्ट क्या है आपकी, वो सेल कंसिडरेशन आपको पता है, आप लगा लीजिए। टैक्स तो वही लगेगा 1 लाख रुपए के ऊपर। ये फिलहाल हम कॉस्ट कैपिटल गेन निकालने के लिए हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की बात कर रहे हैं और उन शेयर्स की बात कर रहे हैं जो 112 में कवर्ड हैं, 1 फरवरी 2018 से पहले के हैं। 112 में कवर्ड होने के लिए आपने खरीदते वक्त भी एसटीटी दिया हो और बेचते वक्त भी दिया हो। अगर 1 फरवरी 2018 से पहले के हैं, द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड लोअर ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सच एसेट एज ऑन 1 फरवरी 2018 और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड और एक्रूइंग एज ए रिजल्ट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द कैपिटल एसेट। ये कहना चाह रहे हैं, सपोज कीजिए एक्चुअल कॉस्ट आपकी जो 1 फरवरी 2018 से पहले आपने खरीदे हुए हैं, उन शेयर्स की बात कर रहा हूं। 1 फरवरी 2018 से पहले की जो कॉस्ट थी आपकी 1 लाख रुपए थी, तो ये ले लीजिए। इनमें से तो हायर लेना, फर्स्ट और सेकंड में तो हायर लेना, ये पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट में लेकिन ए पॉइंट और बी पॉइंट में लोअर लेना है और फिर इस लोअर और इसमें से हायर लेना है। ध्यान से समझिएगा। द फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 फरवरी 2018 या 31 जनवरी 2018, एक ही बात कह दें। तो लोअर और सपोज कीजिए फेयर मार्केट वैल्यू जो थी 1 फरवरी 2018 को जो फेयर मार्केट वैल्यू थी वो 1.5 लाख रुपए थी। अभी बी पॉइंट को छोड़िए, तो 1 लाख या 1.5 लाख बेचा है भाई हायर, ये चीज आ जाएगी। लेकिन जो एक्चुअल सेल हुई है आपकी, सपोज कीजिए 1,20,000 में हुई है, तो पहले इनका लोअर निकालें, वो आएगा 1,20,000। और फिर 1 लाख और 1,20,000 में से दोनों का आप हायर निकालें तो वो आएगा 1,20,000, तो उसे आपको एज ए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानना है। जल्दी से बताइए कोई भी प्रॉब्लम है क्या, कोई भी प्रॉब्लम है क्या आपको इसमें? जल्दी से बताइए कि क्या कोई प्रॉब्लम है। थ्योरी धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा इकट्ठी होती चली जाएगी। मैं बार बार रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज 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 रिवाइज लगातार करते चले जाइएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। और बहुत छोटे छोटे से डिफरेंस हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बड़े डिफरेंस हैं, वो छोटे छोटे डिफरेंस हैं और उन्हें पहचानना बड़ा मुश्किल होता है कि कहाँ पर क्या ये कह रहे हैं, कहाँ पर क्या ये कह रहे हैं। अब क्यों करा मैंने, देखिएगा इसमें 31 जनवरी 2018 की आपको फेयर मार्केट वैल्यू दे रखी है। क्या 112A लगता है इसके ऊपर? आपके पास इक्विटी शेयर भी हैं, आपके पास इक्विटी शेयर भी हैं, तो क्या 112A एप्लीकेबल है या नहीं है? जल्दी से बताइए, क्या 112A? सैफाली कह रही है नो, वाई नॉट, क्यों एप्लीकेबल नहीं है? जल्दी से बताइए क्यों एप्लीकेबल नहीं है। आप टाइम लगा रहे हैं। सैफाली कह रही है 1 फरवरी 2018, मैं समझा नहीं कि क्या कहना चाह रहे हैं। 1 फरवरी 2018
मैं समझा नहीं कि क्या मीनिंग है आपका। सब परचेज पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स कहाँ दिया है? बायो ट्रांसफर आया है। हाँ, ये रीजन सही है मनीषा का, ये रीजन सही है कि परचेज तो कन्वर्जन से हो गया था। जब कन्वर्जन से हो गया था तो आपने एसटीटी दिया ही नहीं था उस समय, ट्रांसफर पर आया है, ट्रांसफर पर आया है। तो दैट्स वाई कि ये सेक्शन 112A में कवर नहीं है। ऑल्दो सेक्शन 112A में कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, लेकिन मैं उसका जिक्र अभी नहीं कर रहा हूं क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अभी मैं क्वेश्चन का आंसर जो हमने प्लेन रीडिंग पढ़ी है और जो ज़्यादातर 99% केसेस में लगती है, तो उसके आधार पर मैं इस क्वेश्चन का आंसर करा रहा हूँ। मुझे ये भी देखना है कि आपको एक ही दिन में बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट ना कराए जाएं, क्योंकि अदरवाइज आप उन्हें एक्सेप्ट, एक माइंड है हमारा और उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो खिचड़ी पक जाएगी। तो मैं फिलहाल इसी राय पर करा रहा हूँ जो हमने 112A की जो प्लेन रीडिंग पढ़ी है, वो 99% केसेस में इसी प्लेन रीडिंग से हो जाएगा आपका आंसर। तो क्योंकि एट द टाइम ऑफ परचेज इसमें एसटीटी नहीं दिया गया है तो उसका कोई यूज नहीं हो रहा है, ठीक है ना। अरे उसका यूज नहीं हो रहा तो छोड़िए, मारिए गोली। जो नॉर्मल तरीका है हम उस तरीके से निकाल देंगे, इसका नॉर्मल जो तरीका है हम उस तरीके से निकाल देंगे। तो ऊपर हेडिंग तो आप डाल ही लेंगे, हेडिंग की मुझे प्रॉब्लम नहीं है। सेल कंसिडरेशन कितना आया? सेल कंसिडरेशन कितना आया? आपने 28 मार्च 2021 को बेचा ये 100 रुपये पर शेयर। तो जब 100 रुपये पर शेयर बेचा आपने, तो आपके पास 800 शेयर थे, इंटू 100 रुपये के हिसाब से आपने बेचा, तो ये कितना हो गया आपके पास? 80,000 हो गया या नहीं हो गया? लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, आपने जो डिबेंचर खरीदे थे जिसके बदले में 800 शेयर आपके पास आए थे, उनकी कॉस्ट क्या थी? आधे डिबेंचर की हाफ वैल्यू क्या थी? 10,000 रुपये थी या नहीं थी? जल्दी से बताइए, 10,000 थी या नहीं थी? मल्टीप्लाइड बाई ईयर ऑफ ट्रांसफर का इंडेक्स नंबर, डिवाइड बाई जिस ईयर में आपने डिबेंचर परचेज करे थे, 15 मई 2008, यानी कि 2008-9 का इंडेक्स नंबर मुझे बताइए। 2008-9 का जल्दी से मुझे इंडेक्स नंबर बताइए कि क्या आता है। 2008-9 का इंडेक्स नंबर मुझे बताइए कि क्या आता है। व्हाट इज द इंडेक्स नंबर ऑफ 2008-9? जल्दी से बताइए। 137 आ गया, 137 कैलकुलेट कर लीजिए इसे। 10,000 डिवाइड बाई 10,000 डिवाइड 137 मल्टीप्लाइड बाई 301, तो इट कम्स टू 21,971। तो ये आ जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माइनस 80,000, ये आ जाएगा 58,029। इट क्लियर? ये चीज़ क्लियर है या नहीं है? जल्दी से बता दीजिए, ये चीज़ क्लियर है या नहीं है? इज इट क्लियर? ये चीज़ क्लियर है या नहीं है? ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेम कॉन्सेप्ट है, कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इनटू इक्विटी शेयर। तो ये जो कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इनटू इक्विटी शेयर है, एज पर सेक्शन 47 दिस इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। इसे भी ट्रांसफर नहीं माना जाता, लेकिन जब ये कन्वर्टेड इक्विटी शेयर बेचे जाएंगे तो ये इनके ऊपर कैपिटल गेन लगेगा, उसी तरीके से लगेगा जैसे हमने पहले कन्वर्जन डिबेंचर में लगाया था। वो जो जितना समय हमारे पास प्रेफरेंस शेयर रखे रहे, 2 साल 5 साल, तो पीरियड ऑफ होल्डिंग में जब इक्विटी शेयर बेचेंगे तो उन इक्विटी शेयर की पीरियड ऑफ होल्डिंग में उस प्रेफरेंस शेयर का होल्डिंग पीरियड भी जुड़ेगा। कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर क्या आएगी? जो पार्ट प्रेफरेंस शेयर का कन्वर्ट हुआ है वो प्रेफरेंस शेयर में कितने में खरीदे थे, वही पार्ट आपका इक्विटी शेयर की कॉस्ट बनेगा। सेल कंसिडरेशन आपको इक्विटी शेयर का मालूम होगा। तो इज इट क्लियर? जल्दी से बताइए कि क्लियर है या नहीं है।
ऊपर वाले क्वेश्चन में सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स मैंने घटाया नहीं एक्सपेंस ट्रांसफर के रूप में, क्योंकि उसकी डिडक्शन आपको मिलती नहीं है। तो बिल्कुल सेम है ये वाला भी, तो इसे आप खुद ब खुद कर सकते हैं। इसका क्वेश्चन का आंसर भी आप निकाल के लाइएगा, मैं चेक करूंगा। एडिट क्लियर। ये एक तरह से आपके लिए होमवर्क का काम हुआ है कि आपको ये क्वेश्चन करना है। कल मैं इस क्वेश्चन का आंसर चेक करूंगा। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं पर साइन ऑफ करते हैं। आज हमने 3 चीज़ें पढ़ी। सेक्शन 45(5)(a) ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट, मेन वो था। उसके बाद कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू इक्विटी शेयर में क्या होगा, और कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इनटू इक्विटी शेयर में क्या होगा। तो चलिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।